वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। कैसे हैं बच्चे? ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैसे हो बेटा? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। कैसा रहा आज का टेस्ट? अच्छा था। एंड दिस इज द फीडबैक आई वांट टू शेयर विद यू ऑल। अभी आते आते व्हेन आई वाज कमिंग आई हैड अ वर्ड विद माय आरएमएस प्लस टू स्टूडेंट। राइट, दे हैड प्री बोर्ड्स आजकल सबके चल रहे हैं। तो दिस इज मतलब आई एम जस्ट कोटिंग हर कि उसने क्या बोला कि मैम पेपर देख के मेरे को कोई एंजाइटी नहीं हुई, मेरे को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हम आपके पास इतनी बारी पेपर्स दे चुके हैं, इतनी बारी हम फुल सिलेबस या शॉर्ट लॉन्ग पेपर्स दे चुके हैं कि मेरे को कुछ लगा ही नहीं कि मैं कुछ वो कर रही हूँ। आई वॉज क्वाइट कंफर्टेबल और मेरे को पूरा पेपर आता था। पेपर आता आप लोगों को भी है। बट यहाँ पे मैं जो चीज हाईलाइट, ये लाइन जो मैं बोल रही हूँ, उसका पर्पस क्या है कि अब आप देखो यहाँ पे आपके स्टैट्स था चाहे इकोनॉमिक्स था, हर चैप्टर का आपका टेस्ट हुआ है। हर चैप्टर का आपका टेस्ट हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद फिर आपका फुल सिलेबस माइक्रो इकोनॉमिक्स भी टेस्ट हुआ है। अभी 6 को आपका फुल सिलेबस, मतलब बिफोर यू आर गोइंग टू स्टार्ट विद योर एक्चुअल एमटीपी, अब आपका 6 तारीख को फुल सिलेबस स्टैट्स का टेस्ट है। और इसी तरीके से 15 तारीख से पहले पहले मैंने फुल सिलेबस मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी एक टेस्ट ले लेना है। तो ये जो टेस्ट है ना बेटा, इससे अगर आप डरोगे तो डूबोगे। ये टेस्ट लेने का पर्पस क्या है? मेरा कोई पर्पस नहीं, बल्कि मेरा तो काम ही बढ़ता है। इतने चेक करने पड़ते हैं ऑनलाइन, तो वाकई इट इज अ बिग हेडेक। बट व्हाई वी आर टेकिंग दिस टेस्ट? क्योंकि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, आपकी जो टाइम मैनेजमेंट है, दैट हेल्प्स, दैट इंक्रीजेज अ लॉट आपकी एफिशिएंसी। और 15 के बाद जब आपके टेस्ट ये सिलेबस खत्म हो जाएगा सारा, थे
तो प्लीज 3 MTP, मतलब वो 3 उसके ड्यूरेशन में हम लेते हैं फुल सिलेबस, डू अपीयर। एंड जो बच्चे अभी ऑनलाइन है ना, आई विल रिकमेंड यू कि प्लीज अपीयर ऑफलाइन पेपर। डोंट गो फॉर ऑनलाइन ऑप्शन, कम आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन। जितना अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओगे उतना यू विल बी बेनिफिटेड। और इसको आप ऑफलाइन आके फील दैट प्रेशर, एग्जामिनेशन प्रेशर, की आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में है एंड वी आर अपेयरिंग, तो उस टाइम के ऊपर जो कंफ्यूजन होती हैं उससे एक लर्निंग, आपकी खुद की लर्निंग एक अलग होती है, राइट। तो अभी आते आते मैंने उस स्टूडेंट से बात की तो मेरे दिमाग में वही चीज चल रही थी, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, दैट्स इट। कोई और चीज नहीं है जिसके थ्रू यू आर गोइंग टू गेट एनी काइंड ऑफ सॉल्यूशन। डिमोटिवेट मत हो, एक बारी पेपर में नंबर नहीं आए चलेगा, दूसरी बारी, तीसरी बारी, चौथी बारी, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। टेक अप योर डाउट्स ऑन अ रेगुलर बेसिस, periodically अपने डाउट्स लो, ठीक है। जब भी कहीं फंस रहे हो, बच्चे ले रहे हैं, ये नहीं मैं कह रही बच्चे नहीं ले रहे, बच्चे ले रहे हैं, बिल्कुल ले रहे हैं, तो यू ऑल्सो टेक। आपने भी उतनी फीस दी है जितनी बाकियों ने दी, राइट। चलो जी, कल हमने स्टार्ट किया था इंटरनेशनल ट्रेड, और मैंने आपको सिंपल क्या बताया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड व्हाट बेनिफिट वी हैव गॉट आउट ऑफ दैट। आपके पास इंटरनेशनल ट्रेड एक स्पेशलाइजेशन है, ट्रेडिंग है, इट्स नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग। और उसके आपने हमने क्या देखे थे, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, कि आपके पास क्या फायदे हैं क्या नुकसान है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यहां तक किसी को कोई डाउट बेटा? ऑनलाइन नो मैम। स्टूडेंट्स, नो। अब आज ये वाला जो चैप्टर पूरा है थोड़ा सा टेक्निकल है समझने की, जैसे मनी में था ना, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी एंड ऑल दैट, देखो कितनी बारी रिकैप करके आपके पास पूरा एक आईना क्लियर है। अब जहां पे मैंने फोकस नहीं डाला, राइट, पेपर में वही क्वेश्चन आप गलत करते हैं। बबल बर्स्ट को मैंने नहीं डिस्कस किया था, और बबल बर्स्ट में कह रही हूँ ना, एक और क्वेश्चन था और बबल बर्स्ट फिर आपने गलत किया हुआ है। बबल क्या होता है? एकदम से, मतलब रैपिड उसका इंपैक्ट होता है, ठीक है। इट इज नॉट टेम्परेरी, इट इज अ सडन। बबल के साथ जो वर्ड है उसका जो एक्चुअल में है, इट इज अ सडन, इट इज नॉट अ टेम्परेरी। बबल एकदम से पानी में उठता है, राइट, टेम्परेरी नहीं होता, वो सडन होता है, राइट। तो वो थर्ड वाला जो ऑप्शन था, दैट वाज द राइट। और इसी के साथ में एक और चीज, वो वाला कौन सा था, आई डोंट थिंक सो, ये 19th या 20th क्वेश्चन था, ऑनलाइन स्टूडेंट्स एंड ऑफलाइन। उसमें आपके पास कि किसकी इंटरवेंशन से वो चीज होगा, आरबीआई की इंटरवेंशन से होगा, वो वाला क्वेश्चन था। मोस्टली स्टूडेंट्स ने उसको गलत किया, ऑफलाइन स्टूडेंट्स 5-6 बच्चों ने उसको ठीक किया है। तो उसमें आपके पास आंसर था कि इसमें ना तो मेरे को अमेंडमेंट आरबीआई कॉन्स्टिट्यूशन में चाहिए, ना मेरे पास आरबीआई की इसमें इंटरफेरेंस है, रादर आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस अ क्लॉज ऑफ न्यू एस्केप, क्योंकि वहां पे नेचुरल वो वाला, तो उसका वो आंसर था। ये 2-3 क्वेश्चंस बच्चे फंसे, तो आई हैव शेयर दैट आंसर की, ओके। अब आपके पास क्या है, इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। सारी थेरीज इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको मनी की सारी एक तरीके से गो थ्रू करवाई है, द सेम थिंग वी आर गोइंग टू डू ओवर हियर। सबसे पहला क्या है, द मर्सेंटाइलिस्ट व्यू ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, which is derived from the word, please underline, it is derived from the word mercantile. And what does this mean? It means your trade and commercial affairs. It's a question mark over here. It's a your MCQ. Mercantilism means what? Trade and commercial affairs. When the government uses power to control industry and trade, that national power is achieved and sustained by a constant large quantity of export over imports. Nations human are unevenly endowed. Endowed का मतलब है दिया जाता है, distributed and developed. इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो आपके पास जब भी ट्रेडिंग होगी, किसकी होगी? कैपिटल की होगी, रॉ मटेरियल की होगी, लेबर की होगी, और वी कैन टेक इट एज अ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। कैसे?
अक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स, अक्रॉस बॉर्डर्स, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इट वुड बी ट्रीटेड एज अ परसेंटाइज. So as the earliest international economic system that proposes massive and aggressive export over import to accumulate wealth. मर्सेंटाइलिज्म आपको मर्चेंडाइज जो है ट्रेडिंग दिखा रहा है, वो किसके लिए है, मैसिव एंड अग्रेसिव एक्सपोर्ट. ये मैसिव एंड अग्रेसिव एक्सपोर्ट कब पॉसिबल है आपके लिए? एक्सपोर्ट का मतलब क्या है कि आप अपनी कंट्री से किसी को सामान भेज रहे हो, एंड व्हेन इट इज पॉसिबल, आप एक्सपोर्ट कब कर पाओगे? जब आपके पास सरप्लस होगा. और आपके पास सरप्लस कब होगा? जब स्पेशलाइजेशन. राइट, आई एम गोइंग टू रिड्यूस माय इंपोर्ट्स एंड आई एम गोइंग टू इनकरेज माय एक्सपोर्ट्स. तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि ये चीज जो एक्सपोर्ट होना, इंपोर्ट का मतलब मेरी डिपेंडेंसी इंक्रीज हो रही है, और एक्सपोर्ट का मतलब आई एम बिकमिंग सेल्फ सफिशिएंट, आई एम बिकमिंग मोर एंड मोर एडवांस्ड, आई एम बिकमिंग स्पेशलाइज्ड. राइट, और मैं अपने रिसोर्सिस को ऑप्टिमली यूटिलाइज कर रही हूँ, और ऑप्टिमली यूटिलाइज करके आई एम गोइंग टू मिनिमाइज माय कॉस्ट, and I am not only going to make myself sufficient, rather I am capable to fulfill the needs of the rest of the world also. Continue with the same. सबसे पहले आपके पास थ्योरी आ गई है जी, जिसका मैंने कल आपको थोड़ा सा समझाया था, but now we are going to cover up from the book the theory of absolute advantage. What do I have right now? Absolute advantage. No one knows that much economics which I know out of the total faculty member over here. So what is this? A clear cut lead. कि आपके बराबर आप जिस कॉस्ट के ऊपर, आप जिस क्वालिटी का, आप जिस इनोवेटिव वे में आप करवा सकते हो, और कोई नहीं करवा सकता. Nobody is going to be at par with you. Nobody is going to be near you. तो उस केस में आपके पास क्या होता है? एब्सोल्यूट क्लियर कट क्रिस्टल क्लियर एडवांटेज कि यस, इसमें मैंने सोचना नहीं है. अगर मेरे को टेक्नोलॉजी लेनी है तो आई एम 100%, 1000% श्योर दैट आई कैन हैव इट फ्रॉम ओनली चाइना. नोबडी एल्स कैन प्रोवाइड मी एट दिस रेट. तो वो एडवांटेज क्या होता है? दैट इज टू बी टेकन एज एन एब्सोल्यूट एडवांटेज. अब एब्सोल्यूट एडवांटेज जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, एडम स्मिथ. आपको ये किसने दिया? इट हैज बीन गिवन टू यू बाय एडम स्मिथ. बेसिस ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड क्या है? एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज. कौन सा मॉडल बताया था क्लासिकल का मैंने कल? 2:2:1. 2 means 2 countries, 2 means 2 products या 2 commodities, and 1 means factor of production. देखो अब यहाँ पे भी क्या हो गया? It is a trade between 2 countries. Would be mutually beneficial. बार्टर सिस्टम क्या होता था? भैया तू स्पेशलाइज्ड है बाबर में, मतलब यू कैन डू अ वेरी नाइस हेयर कट, और मैं स्पेशलाइज्ड हूँ कारपेंटर, मतलब आई एम अ कारपेंटर. अच्छा, मैं तुम्हारे बाल काट देता हूँ और तुम मेरे लिए एक छोटी सी टेबल बना दो. तभी एक्सचेंज होता था ना, म्यूचुअल एडवांटेज. यही तो हुआ ना कि हमने आदान प्रदान कर लिया. आप मेरे लिए, आपको इस चीज की स्पेशलाइजेशन है, मेरे को इस चीज की स्पेशलाइजेशन है. आप मेरे लिए टेबल बना दो, मैं आपके लिए हेयर कट दे देता हूं. तो वो क्या होता है? एब्सोल्यूट एडवांटेज. तो म्यूचुअली बेनिफिशियल, दोनों को फायदा हो रहा है, आपको भी फायदा हो गया और सामने वाले को भी फायदा हो गया. If one country could produce one commodity at an absolute advantage over the other, and the other country could produce the another commodity at an absolute advantage over the first. एक को एडवांटेज पूरा एब्सोल्यूट मतलब 100%. आई एम नॉट डाउटफुल फॉर दिस थिंग. एक में आपको एडवांटेज है और दूसरे में दूसरे को एडवांटेज है. राइट, अब यहाँ पे क्या चीज है बेटा? एब्सोल्यूट एडवांटेज क्या कर रहा है? एबिलिटी ऑफ अ पार्टी या फर्म या कंट्री, कुछ भी है, टू प्रोड्यूस अ ग्रेटर क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट देन इट्स कॉम्पिटिटर्स यूजिंग द सेम अमाउंट ऑफ रिसोर्स. I am concerned about my resource.
मेरे पास भी 90 मिनट्स हैं, एनिक मैम के पास भी 90 मिनट्स हैं। एनी मैम ने बोला मैं लॉ पढ़ाऊंगी और मैंने बोला मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगी, ठीक है, दोनों का क्या होगा? आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे? एब्सोल्यूट एडवांटेज। वी बोथ आर स्पेशलाइज्ड। अगर एनी बोल दे कि नहीं रश्मि मैम लॉ करवाएंगे और मैं इकोनॉमिक्स करवाऊंगा, क्या होगा? रिसोर्सेज चेंज हो गए, तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। तो एब्सोल्यूट एडवांटेज में क्या है कि हमारे पास सेम टाइप ऑफ रिसोर्सेज है। 90 मिनट्स उनके पास है, 90 मिनट्स मेरे पास है। सीए फाउंडेशन के लिए मेरे को चारों सब्जेक्ट्स चाहिए, तो उसमें हम आपस में आदान प्रदान कर रहे हैं कि रश्मि मैम 90 मिनट्स की क्लास पहले आप ले लो और बाद में, थैंक यू बेटा, और बाद में मैं ले लूंगी। व्हाट इज दिस? दिस इज अ ट्रेड। समझना है ना आपको? समझने के लिए आप कोई भी एग्जांपल उठा लो। रिसोर्सेज भी सेम है, एफर्ट भी सेम है, सब कुछ सेम है और रिजल्ट भी मैक्सिमम आ रहा है आपका। सो एडम स्मिथ वाज द फर्स्ट जिसने एब्सोल्यूट एडवांटेज को करवाया था विद रेफरेंस टू इंटरनेशनल ट्रेड। और यहाँ पे देखो इन्होंने लिखा हुआ है लेबर एज द ओनली। अब आप ये चीज जब खुद रीड करोगे ना, आई एम 100% श्योर कि आप इसको कवर नहीं करोगे। बट यहाँ पे क्योंकि आपके दिमाग में ऑलरेडी बताया हुआ है, नाउ यू आर गोइंग टू नोटिस that Adam Smith's international trade is based upon the approach of 2:2:1. Two countries, two commodities, and one factor of production. और ये किसके साथ है? It is a simple comparison of labor productivity. Actually labor है मेरे पास। पुराने जमाने में बार्टर सिस्टम में क्या होता था? आपकी सोसाइटी डिवाइड होती थी एज अ कॉबलर, एज अ बार्बर, एज अ कारपेंटर, एज अ फार्मर, और वैसे ट्रेडिंग होती थी आपके पास। लेबर प्रोडक्टिविटी सेम चीज ओवर हियर। So it is possible for a nation to have no absolute advantage in anything. In that case, the theory of absolute advantage, no trade will occur with the other nation. Absolute advantage case में the trading between two countries is possible if and only if both the countries have got some specialization. राइट, क्योंकि वहां पे लेना देना हो रहा है। अगर बार्बर है और उस तरफ कारपेंटर है, ठीक है, तभी वो एक्सचेंज पॉसिबल है ना। अगर एक तरफ इधर बार्बर है और इधर कोई भी नहीं है, उसके पास कोई भी स्पेशलाइजेशन नहीं है, तो वो ट्रेड पॉसिबल ही नहीं होगा। तो इफ एनी ऑफ द कंट्री हैज नो एब्सोल्यूट एडवांटेज, तो उस केस में आपके पास क्या है? नो ट्रेड इज पॉसिबल। This can be asked in the paper, so you have to get it clear. Okay. It can be contrasted with the concept of the comparative advantage with the ability to produce specific good at a lower. ये हम बाद में करेंगे। पहले absolute advantage, online students, am I clear for this? Yes, ma'am. अब इसमें आपके पास क्या क्या पॉइंट्स आ जाते हैं जी? छुटकू सी थ्योरी है कि ट्रेड किसके बीच में है? बिटवीन टू कंट्रीज है, टू कमोडिटीज है, देयर इज नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। Smith assumed that the cost of the commodities have to be computed in form of a relative amount. कि आपके लिए कितनी कॉस्ट चाहिए, मेरे को कितना चाहिए, तो वो कंपैरिजन करके आप कर लोगे। लेबर वाज मोबाइल विद इन द कंट्री बट इमोबाइल बिटवीन द कंट्रीज, क्योंकि उस टाइम के ऊपर हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी इतनी ज्यादा नहीं होती थी। He assumed that trade between two countries considered would take place if one country has got absolutely lower cost in the production of the one of them. It is a repetition. 10 बंदे खड़े हैं, 10 में से सिर्फ लोएस्ट कॉस्ट के ऊपर उस चीज को कौन बना सकता है? मैं बना सकता हूं। तुम किसी और प्रोडक्ट को लोएस्ट कॉस्ट पे बना सकते हो। राइट, एब्सोल्यूट एडवांटेज। एम आई क्लियर फॉर द फर्स्ट थ्योरी? क्या पॉइंट्स है पिकअप करने वाले? ये सबसे पहले ये आपको किसने दी थी? एडम स्मिथ ने दी थी। कौन सा मॉडल है? 2:2:1 मॉडल है। एंड व्हाट इज गोइंग टू हैव? वी आर गोइंग टू हैव एन एब्सोल्यूट एडवांटेज, बट ट्रेडिंग और इंटरनेशनल ट्रेड वुड बी पॉसिबल
if the one country has got an absolute advantage in compared to the other country which has got an absolute advantage for some other. बट ये नहीं है कि सिर्फ एक कंट्री के पास एडवांटेज है. इट इज अ एब्सोल्यूट एडवांटेज इज द अदर नेम ऑफ बार्टर सिस्टम विद रेफरेंस टू इंटरनेशनल ट्रेड. अगर मैं यही चीज यही कॉन्सेप्ट विद इन द कंट्री लगाती हूँ तो वो बार्टर सिस्टम हो गया. अक्रॉस बॉर्डर हो गया तो वो एब्सोल्यूट एडवांटेज हो गया. क्लियर? अब इसके बाद आता है बेटा नेक्स्ट थ्योरी आती है आपके पास कंपैरेटिव एडवांटेज. इसके मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस हैं. लेट्स सी. सबसे पहला ओपिनियन है मेरे पास रिकार्डो का. रिकार्डो ने भी क्या इसके वर्ड्स को नोट करना है. अब द ट्रेड ड्रिवन बाय अ कंपैरेटिव देन द एब्सोल्यूट कॉस्ट. वन कंट्री में प्रोड्यूस देन अदर इन ऑल गुड्स. It can produce any good using fewer inputs such as labor and capital than any other country in the same. तो कंपैरेटिव एडवांटेज का जो कॉन्सेप्ट था ये इनसाइट आपको किसने दी? इट वाज गिवन टू यू बाय रिकार्डो. और रिकार्डो ने बोलने में, सुनना ध्यान से, बोलने में उसने क्या बोला कि आपके पास कॉस्ट किसके ऊपर डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स अपॉन लेबर एंड कैपिटल. मतलब यहाँ पे उसने कितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इंट्रोड्यूस कर दिया? 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. एंड विच वन आर दे? दैट इज एन लेबर एंड कैपिटल. अब देखो इस एग्जांपल को ध्यान से देखना. इवन अ कंट्री इज मोर एफिशिएंट इन एवरीथिंग इट मेक्स वुड बेनिफिट फ्रॉम ट्रेड. कैसे? कंट्री ए है, आपके पास 2 कंट्रीज हैं. कंट्री ए कैन प्रोड्यूस 3 kilograms ऑफ स्टील और 2 शर्ट्स. मतलब यहीं पे मैं लिख रही हूं बेटा, आपके पास इनपुट क्या है? इनपुट है आपके पास 1 आवर. लेबर पर आवर है ये आपके पास. ठीक है? व्हाट इज दिस? लेबर पर आवर. और यहां पे आपके पास आउटपुट क्या निकल रहा है? या तो 3 kg ऑफ स्टील है या आपके पास 2 शर्ट्स है. कंट्री बी क्या कह रहा है? उसी में ही लेबर पर आवर में they can produce 1 kilogram of steel or they can have a 1 shirt. क्लियरली कंट्री ए के पास एडवांटेज है दोनों गुड्स में, क्योंकि इस 1 घंटे में कंट्री ए 3 किलो स्टील बना रही है और 2 शर्ट्स बना रही है. बट कंट्री बी उसी 1 घंटे में सिर्फ 1 शर्ट बना रही है और 1 किलो स्टील कर रही है. दोनों में उसके पास एब्सोल्यूट नहीं है. आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड एब्सोल्यूट, बट दोनों में उसके पास क्या है? एडवांटेज है. कंट्री ए इज डेफिनेटली more efficient in both the products. Just hold on online students. Yes बेटा, some important instructions were to be given. अब यहां से आपके पास एक पॉइंट तो क्लियर हो गया, और वो पॉइंट आपके पास क्या था?
कि डेफिनेटली कंट्री ए इज मोर एफिशिएंट, पर ट्रेडिंग तो होनी है। अब ट्रेडिंग कैसे होगी वो देखना है हमने। यहाँ पे उन्होंने एफिशिएंट एडवांटेज बोला है, बट यहाँ पे उन्होंने एब्सोल्यूट एडवांटेज नहीं दिया। सपोज कंट्री बी ऑफर्स टू सेल कंट्री ए 2 shirts in exchange for 2.5 kilograms of steel। कंट्री बी क्या कह रही है कि मैं आपको 2 shirts बना के दूंगी, किसमें कि आप मेरे को क्या दो, 2.5 स्टील दो। अब इस चीज में देखो कि कंट्री बी इज ऑफरिंग टू सेल 2 shirts, ये 2 shirts थी, ध्यान से सुनना इस बात को। मतलब कंट्री ए की डिपेंडेंसी किसके ऊपर होगी शर्ट्स के लिए, बी के ऊपर होगी। तो मैंने ये शर्ट्स की प्रोडक्शन यहाँ पे बंद कर दी, ठीक है, मैंने ये स्टील की प्रोडक्शन यहाँ पे बंद कर दी। अब कंट्री बी एक शर्ट तो बना ही रही थी, बट उसके साथ उसने और क्या बोल दिया कि मैं 2 shirts और बना सकती। यहां पे भी 1 आ रहा है और यहां पे भी 1 आ रहा है। और अब कंट्री ए क्या कहेगा कि मेरे पास 1 घंटे में मैं क्या कर पा रहा था, मैं 3 किलोग्राम स्टील बना रहा था और मैं 2 shirts बना रही थी। अब 3 किलो शर्ट्स के लिए तो वो डिपेंड हो गया कंट्री बी के ऊपर। तो जो दूसरा मतलब टाइम बचेगा 2 shirts बनाने का, उसका वो क्या यूज करेगा, स्टील बनाएगा। और स्टील की प्रोडक्शन कितनी है, 3, ठीक है, उसमें से उसको कितनी चाहिए, 2.5, विच इज कैपेबल। आई बात समझ में। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू कंसीडर एज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फिर से देखो आप ध्यान से इस चीज को कि आपके पास 1 hour ऑफ लेबर में मैं या तो स्टील बना पा रही हूँ 3 किलो, या मैं 2 shirts बना पा रही हूँ। आइदर है यहाँ पे वर्ड, बोथ नहीं है यहाँ पे। कंट्री बी या तो 1 किलोग्राम ऑफ स्टील है और 1 shirt। कंट्री बी ने क्या बोला है कि ठीक है मैं सेल करूंगी कंट्री ए को, किसमें, 2 shirts को। मतलब ये स्टील को बनाना कंट्री बी क्या कर देगी, बंद कर देगी। और इसको 2 shirts चाहिए ना, तो कंट्री बी कहती मैं दूंगी। और अगर इसने स्टील बनाना बंद कर दिया और कंट्री ए ने शर्ट्स बनाना बंद कर दिया, तो कंट्री ए कंट्री बी को क्या देगा, स्टील देगा। वो 1 घंटे में 3 किलो स्टील बना पा रहा था, आइदर है ना वर्ड वहां पे। वो 1 घंटे में 3 किलो स्टील बना पा रहा था। अब क्या होगा, आइदर है, वो मैंने एंड बोला था, यहां पे इन्होंने क्या वर्ड यूज किया हुआ है, आइदर। 3 किलो स्टील बना रहा है वो, उसमें से 2.5 किलो वो किसको दे रहा है, कंट्री बी को, ठीक है। और कंट्री बी क्या कर रही है, एक जो यहाँ पे स्टील शर्ट थी उसकी जगह के ऊपर वो कितनी शर्ट्स बनाएगी, 2 shirts बनाएगी, और वो किसको दे देगी, ए को दे देगी। टू प्रोड्यूस दीज एडिशनल 2 hours, 2 shirts बनाने के लिए उसको 2 घंटे अलग चाहिए ना। कंट्री बी डाइवर्ट 2 hours ऑफ वर्क फ्रॉम प्रोड्यूसिंग ऑफ स्टील, राइट। मतलब जो उसने 2 shirts बनानी है उसके लिए उसको क्या चाहिए हिमानी, उसको 2 घंटे अलग से चाहिए। वो ये 2 घंटे कहां से निकालेगी, जो वो स्टील बनाना बंद कर देगी। ओके, ऐसे ही कंट्री ए भी शर्ट्स बनाना बंद कर देगी, और वो टाइम किसके लिए यूज करेगी, दे विल एक्सटेंड कि आप उसको और स्टील बनाओगे। ओवरऑल आपके पास अब नीचे क्या आ गया, कंट्री ए डाइवर्ट 1 hour टू प्रोड्यूस फ्रॉम प्रोड्यूसिंग 2 shirts। कंट्री ए की रेशो क्या थी, 1 hour 2 shirts। कंट्री बी की रेशो क्या थी, 1 hour 1 shirt। तो कंट्री बी ने 2 और शर्ट्स बनानी है, तो उसको 2 घंटे और लगाने पड़ेंगे। बट कंट्री ए ने 2.5 किलोग्राम स्टील और बनाना है, तो 1 घंटे में वो 3 किलो बना पा रहा था, तो उसको सिर्फ आगे और कितना देना पड़ेगा, 1 घंटा देना पड़ेगा, राइट।
So it uses that hour of work to produce instead of 3 kilograms of steel. Overall, इकोनॉमी में शर्ट्स कितनी प्रोड्यूस हुई? 3 ही हुई, राइट? कंट्री ए प्रोड्यूसेस 2 fewer shirts, but country B produces 2 additional shirts. But इसमें क्या हुआ कि now we have शर्ट्स की जो प्रोडक्शन थी वो तो सेम रही, बट किसकी ज्यादा होगी? स्टील की ज्यादा होगी, ठीक है? However, more steel is produced. पहले कितना हो रहा था? पहले सिर्फ 4 kg हो रहा था, अब कितना हो गया? 6 kg हो गया. If I am going to have additional one, country A produces 3 additional, and while country B reduces its steel by 2 kilograms. Am I clear? सबको ये रेशो समझ में आई? कंपैरेटिव एडवांटेज कैसे हुआ ऑनलाइन स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. और जो मेरा एक्स्ट्रा किलोग्राम स्टील हुई है उसको मैं क्या बोलूंगी? इट विल बी कॉल्ड एज अ गेन्स फ्रॉम ट्रेड. अल्टीमेटली मेरे को अपना बेनिफिट देखना है कि व्हाट बेनिफिट आई एम गोइंग टू हैव. सो इट इज टू बी टेकन एज अ गेन्स फ्रॉम ट्रेड. शर्ट की प्रोडक्शन ओवरऑल सेम रही है, चाहे वो एक कंट्री प्रोड्यूस करे चाहे वो 2 कंट्रीज प्रोड्यूस करे. बट यस, इफ आई एम गोइंग टू हैव स्टील, तो स्टील की दोनों कंट्रीज की जरूरत को पूरा करने के बावजूद भी मेरे पास उसका एडवांटेज है, मेरे पास गेन्स हुए हैं, मेरे पास फायदा हुआ है. दो अ कंट्री may be twice as producing as it is a trading partner in making clothing, but it is 3 times as producing in making steel or building aeroplanes. तो क्योंकि स्टील किसके लिए यूज होता है? It is a raw material for that. So it will benefit from making and exporting these products and import clothes. Its partner will gain by exporting clothes in which it has a comparative but not an absolute advantage. ओके जी, इसने बोला जरूर है कैपिटल को भी, बट अल्टीमेटली इसने यूज भी लेबर ही की है. 2 goods 2 countries 1 labor. सो एब्सोल्यूट एडवांटेज उन्होंने क्या बोला? इट इज अ गुड न्यूज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्योंकि आपकी ग्रोथ हो रही है. If a country lacks an absolute advantage in any field, definitely, I am using the word, definitely a country has an comparative advantage. यहां तक if you are clarity, only then I will proceed, क्योंकि आगे का कॉन्सेप्ट कुछ और है. एडम स्मिथ ने क्या बोला कि one country has got absolute an advantage for the production of one commodity in comparison to the other country who has got an absolute advantage for some other commodity. Okay, अब comparative advantage रिकार्डियन थ्योरी जो है उसने हमें क्या बोला कि yes, I do have a 2 factors of production, that is labor and capital. Both the countries can produce both the goods, but yes, अगर मैं अपने number of working hours को एक को डाइवर्ट करके दूसरे में लगाता हूं तो डेफिनेटली मेरी प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा होगी. तो इफ आई विल स्टॉप कंपैरेटिवली, जिसकी मेरी कॉस्ट कम है उसको प्रोड्यूस करूं और जिसकी कॉस्ट मेरी ज्यादा है उसको मैं बंद कर दूं प्रोड्यूस करना, तो मेरे पास क्या टर्म यहाँ पे आ जाएगी? आई विल हैव अ गेन्स फ्रॉम ट्रेड. मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे? गेन्स फ्रॉम ट्रेड. और कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी क्या था आपके पास? यस, एब्सोल्युटली ये चीज पॉसिबल हो सकती है कि किसी कंट्री के पास कोई भी एब्सोल्यूट एडवांटेज ना हो. आपको कि आपका कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है? मैम अकाउंट्स भी ठीक है, लॉ भी ठीक है, मैथ्स भी ठीक है, इको भी ठीक है, सब कुछ ठीक ठीक है, मतलब यू डोंट हैव अ एक्सपर्टीज इन एनीथिंग. बट डेफिनेटली अगर आप अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर करोगे तो एक कंपैरेटिव एडवांटेज आपके पास आएगा ही आएगा. अंडरस्टूड दिस थिंग, राइट? अब इसके बाद आती है बेटा माय फेवरेट थ्योरी, दैट इज अ हेक्स्चर-ओहलिन थ्योरी. मतलब इंटरनेशनल ट्रेड में अगर कुछ जाना जाता है वो कौन है? ओहिलिन जाना जाता है. और कि कुछ इकोनॉमिस्ट होते हैं जिनकी कंट्रीब्यूशन
कुछ कुछ जगह होती है तो उसका एब्सोल्यूट एडवांटेज है यहाँ पे, राइट। डिफरेंसेस इन द कंपैरेटिव एडवांटेज, कई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, एक्सप्लॉयटेशन हो सकती है, कुछ हो सकता है। तो मेरे पास हेक्चर एंड ओलिन, उन्होंने दोनों ने क्या किया, प्लीज अंडरलाइन द वर्ड, दोनों ने हाईलाइट किया किसको, द रोल ऑफ लेबर एंड कैपिटल। मैंने आपको पहले बोला था कि रिकार्डो ने बोला जरूर बट कंसीडर नहीं किया। एक्चुअल में 2:2:2 मॉडल जो है वो हेक्चर ओहिलिन थ्योरी, 2 countries 2 products and 2 factors of production। और इसके साथ क्या आ गया, ये फैक्टर एंडोमेंट्स। ये वर्ड इज इंट्रोड्यूस, दिस वर्ड इज क्वाइंड टू अस बाय whom, बाय ओहिलिन एज ए डिटर्मिनेंट ऑफ एडवांटेज। एंडोमेंट्स मतलब एमुलेंट्स, आपको क्या रिवॉर्ड दिया जा रहा है, आपकी क्या रेम्यूनरेशन है। उसने क्या कंसीडर किया था रिकार्डो ने, देखो अपने आप सोचो, उसने बोला लेबर एंड कैपिटल, बट जब कंपैरेटिव एडवांटेज देखा तो उसने कौन सा इनपुट यूज किया था, ओनली लेबर, कि 1 घंटा लेबर ये प्रोड्यूस करिए, 1 घंटा लेबर ये प्रोड्यूस कर। अब इसने क्या देखा है, फैक्टर एंडोमेंट्स भी, मतलब अगर मैं लेबर को भी लगा रहा हूं तो उसकी मेरी कितनी कॉस्ट जा रही है, और अगर मैं कैपिटल को लगा रहा हूं तो उसको मेरी कितनी कॉस्ट जा रही है। maintains that the country export the production use intensively the factor of production which is underlying the word which is relatively abundant in that country। आपको याद होगा +1 में शायद आपने किया था, और मेरे साथ माइक्रो के बड़े शुरू शुरू वाले चैप्टर्स में किया था। मेरे पास थी व्हाट आर द बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, what to produce, how to produce and for whom to produce। how to produce में मेरे को क्या करना है, टेक्निक, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। तो अगर मेरी कंट्री के पास लेबर है तो मैं किसको यूज करूंगी, लेबर को। अगर मेरे पास कैपिटल है तो मैं किसको यूज करूंगी, कैपिटल को। सेम चीज यहाँ पे, अबंडेंट मतलब बहुत ज्यादा, कि आपके पास 2 फैक्टर्स हैं, एक फैक्टर है लेबर और दूसरा फैक्टर है कैपिटल। तो आप क्या कह रहे हैं, टेंड टू एक्सपोर्ट गुड्स, आप कौन सी गुड्स को एक्सपोर्ट करोगे जिसका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपके पास अबंडेंटली अवेलेबल है, प्लेंटी ऑफ अमाउंट में आपके पास वो अवेलेबल है आपके पास। तो नेचुरली लेबर ज्यादा है तो जो लेबर के साथ रिलेटेड गुड है आप उसी को ज्यादा प्रोड्यूस करोगे, और उसी को ज्यादा प्रोड्यूस करके आप उसका एक्सपोर्ट करो। उसके बाद कंट्रीज वेल एंडोड विद कैपिटल, मतलब जिसके पास ज्यादा कैपिटल है वो क्या करेंगे, दे आर गोइंग टू मेक एन एक्सपोर्ट ऑफ दोज गुड्स व्हिच आर हैविंग अ कैपिटल इंटेंसिव थिंग्स। so that factor endowments matter, but there are also other important influences on the trade patterns। पर आपको सबसे पहले वर्ड क्या याद रखना है कि फैक्टर एंडोमेंट्स, द वर्ड वाज इंट्रोड्यूस्ड टू अस बाय ओहिलिन। ओहिलिन ने लेबर और कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया, और वो क्या कहता है कि जौन सी कंट्री जिस फैक्टर में मोर अबंडेंस है, प्लेंटी ऑफ अमाउंट में अवेलेबल है, तो वो कंट्री उसी फैक्टर के साथ रिलेटेड गुड है उसका एक्सपोर्ट करेगी। बस इतनी सी नॉलेज में जो अभी तक हमने पढ़ा है इसका भी ये था, राइट। उसके बाद क्या है, द इंक्रीज इन कंपटीशन फ्रॉम फर्म्स put pressure on profits, forcing less efficient firms to contract and make room for more efficient firms। Expansion and new entry with them better technology, most important trade enables greater selection across type of goods, say refrigerators, please underline the word say refrigerators। this explains why there is a lot of intra industry trade। countries that export household refrigerators may import industrial coolers। मतलब अगर मैं देखे जाऊं, रेफ्रिजरेटर और कूलर दोनों कौन सी गुड है, हे भगवान, कौन सी गुड है, है कैपिटल के ऊपर बेस्ड है ना वो।
मतलब इट इज नॉट अ लेबर, कैपिटल है ना, मतलब अगर आपके पास कैपिटल है तभी तो आप ये चीजें बना पाओगे ना। तो उसने क्या बोला यहाँ पे, क्रिटिसाइज कर रहा है वो आपको कि फैक्टर एंडोमेंट जो है, कि जिस कंट्री के पास जो फैक्टर अबंडेंस में है मैं उसी का ही एक्सपोर्ट करूंगा। बट यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि हो सकता है एक कंट्री के पास फैक्टर एंडोमेंट था कैपिटल, और उसने रेफ्रिजरेटर्स क्या किए, एक्सपोर्ट किए, बट वही कंट्री कूलर्स को इंपोर्ट करवा रही है, जबकि दोनों क्या है, कैपिटल गुड्स। आई बात समझ में? ठीक है। तो देयर आर क्लियर एफिशिएंटी बेनिफिट्स दैट ट्रेड रिजल्ट्स फ्रॉम मोर प्रोडक्ट्स, नॉट ओनली फॉर द सेम प्रोडक्ट बट ग्रेटर प्रोडक्ट वैरायटी। मतलब ये नहीं है कि हम एक एक प्रोडक्ट को ही करेंगे, बट व्हाट शुड आई हैव, आई शुड हैव अ वैरायटी। अब यहाँ पे देखो ये एग्जांपल्स प्लीज ध्यान में रखना। रिजल्ट्स फ्रॉम हैविंग एन एक्सेस टू वाइडर वैरायटी एंड क्वालिटी ऑफ इंटरमीडिएट एंड कैपिटल इनपुट्स, जैसे हमारे पास लिथियम बैटरी मैन्युफैक्चरिंग है, आजकल तो सब जगह के ऊपर लिथियम हो रहा है, क्योंकि बैटरी कार्स में सबसे ज्यादा यूज ही क्या होता है, लिथियम होता है। तो वो लिथियम एज अ रॉ मटेरियल आपको सबसे ज्यादा कौन दे रहा है, चाइना दे रहा है। बट अगर चाइना दे रहा है तो चाइना आपको व्हीकल नहीं दे रहा, कार्स नहीं दे रहा, ठीक है। देन द मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक कार्स, मतलब दे आर, वो क्या कह रहे हैं, दे आर प्रोवाइडिंग यू अ गुड क्वालिटी ऑफ अ रॉ मटेरियल which is used for the automatic cars, which is used for the electric cars, but they are not good in providing you the final product. So by enhancing overall investment and facilitating innovation, trade can bring sustained higher growth. जो चीज है, वैरायटी ऑफ गुड्स जो आपके पास है, यू गो फॉर दैट. So economic models used to assess the, sorry, economic models typically neglect influences involving technology, transfer of pre-competitive forces, कुछ ऐसा नहीं है जी इसमें. Do incorporate them as a matter of great. हमारे पास बैरियर्स वाला चैप्टर अभी आएगा ही. सो दिस इज ऑल अबाउट योर कंपैरेटिव एडवांटेज, ओहिलिन थ्योरी एंड एब्सोल्यूट एडवांटेज. कंपैरिजन अगर आप देखोगे, difference between the country in comparative cost, and there is a difference in the factor endowments. It is based upon the labor theory, it is based upon more money cost, अभी आपने डिस्कस ही की है. considered labor as the sole factor, जबकि इसने क्या कंसीडर किया, लेबर एंड कैपिटल, राइट. बाकी सारे पॉइंट्स क्विकली. आपके पास इंटरनेशनल इज क्वाइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम ट्रेड, बल्कि इसने इसको क्या बना दिया, इंटर रीजनल बना दिया. स्टडीज ओनली कंपैरेटिव कॉस्ट, इन्होंने रिलेटिव प्राइसेस, क्या किस चीज से कंपैरेटिव सस्ता है आपका. उन्होंने फैक्टर प्राइस को नहीं किया, इन्होंने फैक्टर एंडोमेंट्स को साथ में लिया, फैक्टर प्राइसेस लिए, कंपैरेटिव एडवांटेज नहीं लिया. ये क्या है, नॉर्मेटिव है. डेमोस्ट्रेट द गेन्स फ्रॉम द इंटरनेशनल ट्रेड, ये पॉजिटिव है, कॉन्सेंट्रेट ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड. आई होप ऑल द थ्री थ्योरीज आर क्लियर. लास्ट थिंग है जी आपकी इसमें क्या चीज है, ग्लोबलाइजेशन एंड न्यू इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी. ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहां तक समझ में आ गया? और जो Yes, ये ma'am. कीवर्ड्स है ना, आपके पास क्वेश्चंस वो कीवर्ड्स के ऊपर ही बेस्ड होगा, इसके ऊपर आपके पास कोई भी ऐसा डीप क्वेश्चन नहीं होगा. एडम स्मिथ की एक अपना वोकैबुलरी थी, और रिकार्डिन की अपनी वोकैबुलरी थी, और ओहिलिन की अपनी थी. तो इट इज गोइंग टू बी बेस्ड अपॉन दैट ओनली कि किसने क्या चीज इंट्रोड्यूस की. करमन, जसजोत, सिमरन, एम आई क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब आ गया जी ग्लोबलाइजेशन. 1991 के बाद हमारे पास ग्लोबलाइजेशन आई, तो व्हाट इज माय न्यू इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी. The revolution that swept through the theory of international trade in the first half of is called as a new trade theory, left many of the insight of internationalists. क्या है, जहां पे कुछ आएगा मैं अभी बता दूंगी. अंडरलाइन द वर्ड, अभी कॉन्सेप्ट नहीं आया, सिंपल एक लाइन है. द न्यू ट्रेड पॉलिसी
positive adds to positive sum gain. Underline the word positive sum. मतलब जो मेरे पास न्यू ट्रेड पॉलिसी आई है ना, उसने मेरे को डिग्रेड नहीं किया, ओवरऑल उसने इनहेंस किया है किसको? इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ग्लोबलाइजेशन के बाद ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई मेरा जो स्केल है वो डाउन किया है, ओके, रादर इट हैज गॉन अप बाय इनलार्जिंग। कैसे गया? बाय इनलार्जिंग मार्केट्स, इंटरनेशनल ट्रेड इंक्रीजेस कंपटीशन एंड अलाउज ग्रेटर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब आप देखो 1991 में हमारी कंडीशंस कैसी होती थी और 1991 के बाद। 1991 में आई वाज अ स्टूडेंट और हमारे यहाँ मतलब अगर कोल्ड ड्रिंक कुछ है तो चलता था वहां पे गोल्ड स्पॉट, बस। टीवी क्या होता था? चेतक। एक ही, कोई वैरायटी नहीं होती थी। वन ऑफ माय कजन वाज अ रेजिडेंट ऑफ अमेरिका, और जब वो आते थे ना, वो इंपोर्टेड इरेजर्स लेके आनी या चॉकलेट लेके आनी, बिलीव मी कि महीनों महीनों वो हम अपने पिल्लों के नीचे रख के सोते थे कि ये इंपोर्टेड है। इतना क्रेज होता था इस चीज का। स्टेशनरी में आपके पास आते थे जापानीज पेन में, उस पे लिखा होता था मेड इन जापान, राइट? तो वो माय मम्मा की वीकनेस होती थी, मतलब टच मी नॉट, उस लॉक लगा के, ये चीजें हमारी एसेट्स होते थे, मतलब वो हमारी अलमीरा में लॉक में जाते थे। छोटा सा एक पॉकेट ट्रांजिस्टर, अब वो सारी चीजें रिकॉल हुई। और यहाँ पे इन्होंने अभी आपको बोला बैरियर्स, राइट? एज यू नो कि आई एम फ्रॉम अ मेडिकल फैमिली, तो माय ब्रदर वाज डूइंग एमबीबीएस ऑन दोज डेज, और मेरे पापा ने उनको, अंकल को बोला कि जब आप आओगे ना इस बार स्टेथोस्कोप लेके आना। पापा को शौक था कि मैंने मेरे ब्रदर के लिए मैंने वो इंपोर्टेड स्टेथोस्कोप लेके आना है। मतलब बैरियर्स, जो टैरिफ्स लगते थे, मतलब हमारे लिए उन चीजों की वैल्यू होती थी। अमेरिका में स्टेथोस्कोप की वैल्यू इटसेल्फ में सस्ती थी, बट जब वो इंडिया आया, वहां एयरपोर्ट के ऊपर कस्टम ड्यूटी लगी, वो 10 टाइम्स ज्यादा थी अप्रोक्सीमेटली। प्राइस से ज्यादा उसके ऊपर क्या थी? ड्यूटी थी। हमारे पास चीजों की कीमत होती थी। ये इंपोर्टेड है, मतलब क्या कि वो फुल जा बनया होना होते होते व्हाइट व्हाइट सी ऐसी, अभी वो पूरी इरेजर दिमाग में आ गई है। और ऐसे होता था कि तेरे पास नहीं है, देख मेरे पास है। दिस रेवोल्यूशन हैज कम ओनली आफ्टर 1991। इजी access टू द थिंग्स। अब तो एवरीथिंग इज इंपोर्टेड। वही चीज वो कह रहा है कि यहाँ पे मेरे पास ग्रेटर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इट represents gains over and above due to the comparative advantage. The example in front of you all is your China. One of my friend, they have got a handloom showroom in sector 30 Chandigarh, right? उनका once या twice, मतलब 2 महीने में कह लो, 2 बारी कह लो, या 1 बारी चाइना उन्होंने जाने ही जाना है। हैंडलूम इज आर स्पेशलाइजेशन। सेक्टर एंडोमेंट, यहाँ पे क्रिटिसिज्म आ रहा है उसका। हैंडलूम, इंडिया वाज नोन फॉर इट्स हैंडलूम्स, नॉट हैंडीक्राफ्ट इज समथिंग डिफरेंट। हैंडलूम्स मीन्स योर फर्नीचर आइटम्स एंड ऑल दीज थिंग्स, राइट? तो हैंडलूम के लिए इंडिया वाज नोन। बट अब वो मेरा बच्चा मेरे को क्या कहता है? आंटी, मैं चाइना जाके घूम भी आता हूँ, चाइना जाके शॉपिंग भी कराता हूँ, चाइना जाके जो भी मेरे ओवरहेड्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, मेरा टिकट है, या जो कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती है, वो निकाल के भी मैं अगर इंडिया में आके इस प्रोडक्ट को बनाऊंगा तो इट विल बी मच मच एक्सपेंसिव। मतलब सारे ओवरहेड्स निकालने के बाद भी उसको चाइना में वो चीज क्या पड़ रही है? सस्ती पड़ रही है एज कंपेयर टू इंडिया। कंपैरेटिव एडवांटेज। और ये एग्जांपल तो मैं हमेशा अपनी हर क्लास में देती हूँ, क्योंकि जब मैंने वो खरीदने शुरू किए थे ना, मेरा बच्चा बड़ा छोटा था उस टाइम, वो आने शुरू, बेबलेट्स आने शुरू हुए थे। मतलब इट वाज अ रेवोल्यूशन इन 2000 वाला जो है ना, 2000 टू 2010 वाला जो पीरियड था, बेबलेट्स का इंडिया में रेवोल्यूशन आया था, क्योंकि चाइना ने उस टाइम के ऊपर बेबलेट्स के ऊपर कार्टून सीरीज शुरू कर दी थी।
घर घर गली गली बेबलेट्स बेबलेट्स, लॉन्चर नहीं मिल रहा तो कढ़ाई में लो कढ़ाई में वो कर लो। तो इंडिया ने उस टाइम, एंड दिस इज अ फैक्ट, इंडिया ने उस टाइम सोचा यार हमारा इतना पैसा बाहर जा रहा है, और इट हैज बिकम अ कॉमन टॉय, सबको रेंज 50 पैसे से लेके 50,000 तक का बेबलेट आ रहा था आपके पास। सो इंडिया ट्राइड टू प्रोड्यूस दीज बेबलेट्स इन आवर ओन कंट्री। दे थॉट अबाउट दिस थिंग कि हम खुद बनाते हैं, ठीक है। बट जब इंडिया ने बनाना शुरू किया, ना तो उसके पास वो क्वालिटी आई, ना उसके पास वो क्वांटिटी आई, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी ज्यादा। सो दे स्टॉप दैट प्रोजेक्ट ओवर देयर ओनली। इट्स ओके टू हैव इंपोर्ट ऑफ टॉयज, कहां से? चाइना से। एंड द सेम थिंग हैपेंड विद इन दिस लास्ट 2 years, जब अमेरिका ने आईफोन का राइट चाइना से वापस ले लिया कि ठीक है अब, क्योंकि आईफोन जो है बेसिकली यूएसए का, बट असेंबल चाइना में जाके होता है, ठीक है। और अमेरिका ने बोला नहीं नहीं नहीं, अब हम तुम्हें नहीं देंगे, हम अपना कॉन्ट्रैक्ट वापस ले रहे हैं। तो वापस ले लिया, 6 महीने के बाद ही चाइना को दे दिया। क्यों? क्योंकि चाइना जिस कॉस्ट पे कर रहा था और जो क्वालिटी पे कर रहा था, अमेरिका वॉज नॉट पॉसिबल टू डू इट। ये है आपकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ये है आपका गेन्स फ्रॉम द ट्रेड, और ये है आपका कंपैरेटिव एडवांटेज। अपने टाइम की एग्जांपल्स भी दे दी, बीच वाले टाइम की भी एग्जांपल दे दी, और आपके टाइम की भी, तीनों एग्जांपल्स दे दी मैंने, राइट। द ट्रेड theory suggests that in practice many traded goods are produced by the industries, very important point, they are both oligopolistic and subject to the external economies. What are external economies? आपको पता है इकोनॉमीज क्या होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं। इट कैन बी इंटरनल एंड इट कैन बी एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब क्या हुआ? बिकॉज ऑफ सम आउटर बेनिफिट, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये वर्ड याद करना है कि जो न्यू ट्रेड थियरीज हैं, उसने क्या बोला है कि वी आर गोइंग टू हैव अ काइंड ऑफ ओलिगोपोली, हो सकती है, फ्यू के बीच में कंपटीशन है, जैसे आपने अभी सैमसंग और आईफोन का देखा, इट इज जस्ट काइंड ऑफ ओलिगोपोली। और वहां पे किसी ना किसी कंट्री या किसी ना किसी ब्रांड के पास क्या होगा? एक्सटर्नल बेनिफिट होगा, उसकी अपनी खुद का, थर्ड पार्टी की वजह से, वो गवर्नमेंट की वजह से है या स्पेशलाइजेशन है, कुछ भी है, उसकी वजह से आपको क्या होगा? बेनिफिट होगा। So this, instead of a picture of an international economy, underline the word Pareto optimum. I was looking for this word only, Pareto optimum. ये न्यू थ्योरी है जी, which has been introduced to us. Pareto optimum. Pareto का मतलब क्या होता है? ऑप्टिमम का मतलब क्या होता है? कुल। पैरेटो का मतलब क्या होगा? सोचो। सोचो। नहीं आ रहा? हिंट तो लो ना, एक मतलब एक वर्ड से तो जाओ ना, पैरेटम ऑप्टिमम। वेस्ट? नो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अब ऑप्टिमम के साथ तो आप फुल लेके ही आओगे वर्ड, अंडरलाइन कर लो। आई विल लेट यू नो, let me explain to you first. The new trade theory offers a picture in which market normally leads to suboptimal results. मतलब I am not going to use all my resources optimally, थोड़ा उससे पीछे। अमेरिकन, पहले मेरे को कॉन्सेप्ट पढ़ाने दो, then I will explain. अमेरिकन इकोनॉमिस्ट एंड जर्नलिस्ट क्रूगमैन, जिसको नोबेल प्राइज मिला था, आइडेंटिफाई क्या? इंटरनेशनल ट्रेड पैटर्न्स, and he noticed that the accepted model economies used to explain the patterns of international trade did not fit the data. मतलब जो मेरे पास कॉन्सेप्ट्स हैं और जो मेरे पास इंटरनेशनल ट्रेड का डाटा आ रहा है, उनके बीच में किसी भी तरीके का आपस में रिलेशनशिप नहीं बन रहा। The Heckscher-Ohlin model predicted that trade would be possible on such factors as the ratio of capital to labor, with the capital rich country exporting capital intensive good and importing labor intensive goods from the labor. ये किसका पॉइंट ऑफ व्यू था? ओहिलिन का। फैक्टर एंडोमेन, कि अगर कैपिटल रिच कंट्री है तो वो कैपिटल गुड्स का एक्सपोर्ट करेंगे,
और अगर लेबर इंटेंसिव कंट्री है तो वो लेबर बेस्ड गुड्स का एक्सपोर्ट करेंगे। बट क्रूगमैन क्या कहता है कि डाटा कुछ मेरे को ऐसा नहीं मिला, दैट द मोस्ट इंटरनेशनल टेक्स प्लेस बिटवीन द कंट्रीज with roughly the same ratio of capital to labor. And that is why they have used the word suboptimal. The auto industry, कौन सी इंडस्ट्री इसकी एग्जांपल है? The auto industry in a capital intensive Sweden में export cars to the capital intensive country that is America. और Swedish consumers also import car from America. Sweden and America दोनों कौन सी कंट्रीज हैं? कैपिटल इंटेंसिव कंट्रीज है, ठीक है, बट दोनों गाड़ियों का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रहे हैं। ओके, दिस इज पर्टिकुलरली ट्रू इन अ की इकोनॉमिक सेक्टर इन इंडिया सच एज इलेक्ट्रॉनिक, आईटी, फूड एंड ऑटोमेटिव. So we have cars made in India, yet we purchase many cars made in other countries. So he defended का मतलब क्या होता है? अगेंस्ट और इन फेवर? डिफेंड करना मतलब अपने आप को बचाना। हम अपने लिए बोल रहे हैं, राइट? He was passionate and showed deep concern for the well-being of the people around the please underline कि क्रूगमैन ने किसको किया? फ्री ट्रेड को. One such example, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं. One such example is in praise of cheap labor. It was an article published in SLAT in 1997. Krugman told a Smoky Mountain, a huge garbage dump in Manila, in which men and women and children make a living combining through a garbage for valuable items. In praise of, example है ये, in praise of cheap labor, उसने आर्टिकल का नाम लिखा जहां पे एक स्मोकी माउंटेन में उसने कहा कि ह्यूज गार्बेज था मनीला में, वहां पे बच्चे, औरतें और वुमेन जो हैं एक कंबाइंड लिविंग कर रहे थे, किसके थ्रू? तो गार्बेज में valuable items. Low wage jobs in multinational companies in Philippines, Bangladesh and other poor countries are much better alternative because multinational companies hired many of these workers. ये नहीं है कि जो पुअर कंट्रीज हैं, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है. उनके पास ये एग्जांपल क्यों देगी कि दे हैव, वो गार्बेज में रहते थे बट दे हैव द ऑल्टरनेटिव्स. बट मल्टीनेशनल कंट्रीज हैं, जो रिच कंट्रीज हैं, वो उसको क्या करते हैं? दे आर गोइंग टू हायर. जैसे अब नहीं, बट आज से 15 साल पहले अमेरिका, चाइना, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये सब क्या कर रहे थे? आउटसोर्सिंग. कहां से? इंडिया से कर, क्योंकि इंडियन लेबर वाज नॉट इज, इंडियन लेबर वाज कंपैरेटिवली चीपर. इंडिया वाज पुअर कंट्री, अब इंडिया पुअर नहीं है. और कल ही के पेपर में एक आउट ऑफ द बॉक्स जाके कि बाय 2030 इंडिया इज गोइंग टू बी डिक्लेयर्ड फ्री फ्रॉम क्रॉनिक पॉवर्टी. क्रॉनिक पॉवर्टी क्या है? कि इन इंडिया नोबडी विल डाई आउट ऑफ स्टार्वेशन. मतलब इंडिया पॉवर्टी से बाहर आ रहा है. एंड बाय आफ्टर 2030 rest of the world is going to have poverty. This was a data published in the paper. The other countries are going to face the problem, but India is going to say bye bye. According to आपके पास जो ट्रेड थ्योरी है, the new advantage to the countries that import goods compete with the products from the home country. सबसे पहला क्या है? That is the economies of scale. As a firm produces more of a product, its cost per unit keeps going on down. And the other one is network effects, refers to one person's value for a good or services is affected by the value of that good or service to the others. So called आपका favorite word, bandwagon effect. Good example, mobile app. ओके जी, तो आपके पास टोटल 4 थेरीज आई. एडम स्मिथ ने क्या बोला? एब्सोल्यूट एडवांटेज.
रिकार्डो ने क्या बोला? कंपैरेटिव एडवांटेज। ओहिली ने क्या बोला? फैक्टर एंडोमेंट्स बोला। और क्रूगमैन ने क्या बोला? पैरेटो ऑप्टिमल, सब ऑप्टिमल, मतलब नो कंट्री इज गोइंग टू हैव अ 100% इकोनॉमीज ऑफ स्केल, रादर इट डिपेंड्स ग्लोबली कि हमें क्या कंपैरेटिवली ठीक रहता है। बट ऐसा कुछ नहीं है कि जिसके पास लेबर है तो वो लेबर गुड्स को ही एक्सपोर्ट करेगी, ऐसा कुछ नहीं है कि जिसके पास कैपिटल है वो कैपिटल गुड्स को ही करेगा। जो न्यू ट्रेड थ्योरी है, एनटीटी क्या चीज है? न्यू ट्रेड थ्योरी। वो क्या कह रहे हैं कि आपकी कंट्री का जो ट्रेड है वो अल्टीमेटली किसके ऊपर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन द इकोनॉमीज ऑफ स्केल विच कैन बी इंटरनल एंड एक्सटर्नल, एंड सेकेंडली इट इज गोइंग टू बी अ बैड वैगन इफेक्ट। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आई होप इट इज क्लियर। Yes, ma'am. इतना वीक सा ब्लीक सा क्यों यस मैम आया है? चलो फटाफट से इसके क्वेश्चंस करें, देन वी विल स्टार्ट विद यूनिट 2। Which of the following does not represent a difference between internal trade and international trade? Does not है। क्या आंसर आएगा, जल्दी बोलो। Of customers and currency. The theory of absolute advantage, Anchal. बी ऑप्शन कौन सा है? ओके जी। Which of the country theory advocates the country should produce those goods for which it has a greatest relative advantage? None of these, क्यों जी? नहीं, उन्होंने ग्रेटेस्ट रिलेटिव एडवांटेज बोला है। वो कौन सी थ्योरी थी? कंपैरेटिव एडवांटेज, ठीक है। बट मॉडर्न थ्योरी कौन सी थी? क्रूगमैन, राइट। फैक्टर एंडोमेंट एंड ओहिलिन सेम थी, तो नन ऑफ दीज, बी और सी आर वन इज द सेम थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following holds a country can increase its wealth by encouraging export and discouraging imports? Mercantilism. अब आपके पास ये न्यूमेरिकल आ गया बेटा। which country is going to have the, read the question and answer. डिफरेंट ऑनलाइन देंगे इसके आंसर, ये तो मेरे को भी नहीं आता ऑनलाइन, जल्दी से दो मेरे को क्वेश्चन समझाओ और इसका बताओ क्या है। Number of labor hours to produce cloth and grain in two countries, which country should produce grain? Online, any one of you, unmute yourself and give me an answer. कोई भी नहीं आंसर दे रहा। ऑफलाइन, कंट्री बी और कंट्री ए? राधिका इज टेलिंग मी ए। कैसे भैया, जरा बताना, मैं भूल गई। हाँ, परफेक्ट। हम्म। कंट्री किसमें? अच्छा, ये नंबर ऑफ आवर्स दे रखे हैं, ओके ओके ओके, ये नंबर ऑफ आवर्स दे रखे हैं, तो इसको यहाँ पे 40 आवर्स लग रही है, तो फिर यहाँ पे प्लीज ये नोट कर लो, ये नंबर ऑफ लेबर आवर्स है,
ये यहाँ पे यूनिट्स नहीं है, ये यहाँ पे उसने क्या दी है, आवर्स दी। ऑनलाइन हैव यू अंडरस्टूड? Yes, ma'am. यस मैम, तो फिर आंसर क्यों नहीं दिया था यस मैम? जब मैं आंसर पूछ रही थी तब क्यों नहीं दिया था? व्हाट इज द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज? B, that trade is not a zero-sum game, that net change in wealth or benefits among the participant is a positive. Yes, theory of comparative advantage मतलब zero sum game नहीं है, वो positive sum game है, मतलब सबको gains मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर वो नेगेटिव होगा ना बेटा, ध्यान से सुनना, अगर आपकी कंट्री को नेगेटिव हो रहा है तो वो नेगेटिव कब होगा? जब मेरी कंट्री की एक्सप्लॉयटेशन, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने और ब्रिटिशर्स ने इंडिया का किया था जब इंडिया अंडर देयर रूल बन गया था, ठीक है? तो वो नेगेटिव जाएगा कि उन कंट्री के लिए 100% एडवांटेजियस है, बट मेरे लिए वो लॉस में जा रहा है, व्हेन इट इज गोइंग टू वर्क एज अ कॉलोनी, राइट? बट अब तो हम ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है, अब तो कंट्रीज के बीच में विद फुल कॉपरेशन अंडर प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट ट्रेडिंग हो रही है, तो वो कंपैरेटिव एडवांटेज तभी होगा अगर दोनों कंट्रीज में किसी ना किसी वे में पॉजिटिव सम गेम, मतलब आपको इन टोटल कुछ ना कुछ पॉजिटिव जरूर होगा। चलो ऑनलाइन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन दो, जल्दी से करो। Given the number of labor hours to produce wheat and rice in two countries, that these countries specialize and engage in trade at a relative price of 1:1, what should be the gain of country X? I am waiting. Nobody? Options क्या है? Online, what is your choice? बेटा let it be a wrong answer, but please do let me know. आपको क्या लग रहा है इसका, क्या आपको क्वेश्चन क्या समझ में आया और क्या लग रहा है इसका क्या आंसर होना चाहिए? Who is this iPhone भैया? ये आईफोन भैया, ये बीबी क्या है? रुपिंदर, कैन यू एक्सप्लेन मी? रुपिंदर या अनमोल? वृंदा? मैम मेरे हिसाब से 10 आवर्स लग रहा है। ओके, अपना हिसाब किताब जरा मेरे को भी समझाइए। क्योंकि मैम राइस और व्हीट का हमें बता रखा है कि कंट्री एक्स और वाई है, हम्म। उनकी लेबर आर्ट्स दे रखी है, तो मैम 10 ही लग रहा है मैम। नहीं तो दो तो मेरे को भी दिख रहा है कि क्या दिया हुआ है, बट आई नीड एन एक्सप्लेनेशन। गेन ऑफ कंट्री एक्स आपको 10 कैसे लगा? क्योंकि मैम जब कंट्री एक्स प्रोड्यूस करेगा तो फिर वाई 10 आवर्स ही करेगा मैम प्रोड्यूस। कंट्री एक्स प्रोड्यूस करेगा तो 10 आवर्स ही करेगा, क्यों भाई? 20 आवर्स क्यों नहीं करेगा? वीट को वो 20 भी तो दे रहा है। मालठाल कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ जी पिया, क्या समझ में आया? हम्म, एक मिनट रुको। कंट्री एक्स, वृंदा एक मिनट, कंट्री एक्स प्रोड्यूस करिए वीट। हम्म,
बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। मतलब ये 10 आवर्स में 1 यूनिट हो रहा है, ये पर यूनिट है। चलो। हम्म। हम्म। वो इसकी प्रोडक्शन करना बंद कर देगा, ठीक है। और इसकी जगह वो क्या प्रोड्यूस करेगा? वेट प्रोड्यूस करेगा। और ये कंट्री वाई जो है वो इसकी प्रोडक्शन करना बंद कर देगा, और वो किसकी प्रोडक्शन करना शुरू कर देगा? राइस की। तो टोटल गेन कितने का हुआ? वरिंदर जी, आया समझ में? यस मैम। आपका आंसर ठीक था, बट वी नीड टू सी द एक्सप्लेनेशन पार्ट ऑल्सो, यहाँ पे पेपर में नहीं, बट मेरे को ये तो देखना है ना कि कैसे समझ में आया। थैंक यू, वेरी गुड एक्सप्लेनेशन। ऑब्वियसली। नेक्स्ट आ गया जी। आपके पास सेम क्वेश्चन है टाइप का, दीपिंदर विल आंसर। Assume that India and Bangladesh have their unit labor requirements for producing tables and mats shown in the table. So who has got a comparative advantage in mats, in tables, absolute advantage in mats, and D option is all of the above are true. चलो जी बताओ। 3 घंटे में टेबल की वो 1 यूनिट बना रहा है, 1 यूनिट बना रहा है। ओके, यहाँ पे इसको स्पेशलाइजेशन होगी। हम्म। क्या 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 क्या? मैथ्स के केस में भी तो हाँ। हाँ। मतलब अगर मैं यहाँ पर बांग्लादेश स्टॉप प्रोड्यूसिंग मैट, नहीं टेबल्स, टेबल्स ठीक है। मैं वही करी थी कि अगर आपके पास बांग्लादेश को बांग्लादेश को टेबल्स बनाने में 1:8 है, ठीक है ना। और उसी चीज के लिए बांग्लादेश को मैट्स के लिए क्या लग रहा है? 1:1। जहां पे ये 8 है, उसके पास कितना है? 3 आवर्स है। और इधर कितने आवर्स है? 2 आवर्स है। तो किसको क्या एडवांटेज हुआ? बांग्लादेश हैज अ कंपैरेटिव एडवांटेज इन मैथ्स, यस। इट हैज अ कंपैरेटिव एडवांटेज इन टेबल्स, यस। इट हैज एन एब्सोल्यूट एडवांटेज इन मैथ्स, एक, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, आपको नहीं लग रहा है एब्सोल्यूट एडवांटेज है मैथ्स में, क्योंकि इधर 2 आवर्स में वो 1 मैट है, इधर 1 यूनिट में 1 मैट है। तो कंपैरेटिव या एब्सोल्यूट में हमें कंफ्यूजन हो रही है। बट आपको इसमें ए और बी में तो कोई किसी भी तरीके का शक नहीं है। अब बांग्लादेश में इसने ये भी लिख दिया कि कंपैरेटिव एडवांटेज है, और दूसरी जगह उसने ये भी लिख दिया एब्सोल्यूट एडवांटेज है। तो अपने आप में कॉन्ट्राडिक्शन होगी ना यहाँ पे। बट ए और बी तो ठीक लग रहा है, राइट। और ऑप्शंस क्या है? ऑल ऑफ अबव। तो आपके पास कोई चॉइस नहीं बची ना, आप अपने आप में क्या करोगे? डी को टिक करोगे। अंटिल अभी मेरे को ये नहीं पता कि आंसर ठीक है कि गलत है, आई एम नॉट श्योर। बट अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है, आई हैव जस्ट टीच यू द टेक्नोलॉजी की। आपको अगर लग भी रहा है कि सी ऑप्शन उसमें ठीक नहीं है, बट आपके पास डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव बैठा है, तो आपको डी ऑप्शन को ऑल ऑफ द अबव को टिक करना ही करना, अनटिल अनलेस यू आर डाउटफुल कि नहीं ए और बी 100% ठीक नहीं। ओके। जिनको अभी ये चीज नहीं समझ में आई है, घर जाके बताना, हो सकता है कल तक इसका आंसर बदल जाए।
हो सकता है, ठीक है, तो आई एम गिविंग यू अ चांस। यस समीक्षा, क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन। नहीं, 10 क्वेश्चंस हैं। कंपैरेटिव एडवांटेज रेफर्स टू व्हाट? A country's ability to produce some good or services at a lower opportunity cost than the other country. But एक मिनट, समीक्षा को करेक्ट कर रही हूं। आपने बोला कि इसका बी हो सकता है, आपके दिल ने आवाज दी, ओके, बट यहाँ पे उसका ऑप्शन डी भी पड़ा है, और डी में वो क्या कह रहा है, ए एंड बी, तो इसका मतलब आई कांट सिंपली टेक अ टिक फॉर बी, मेरे को ए को रिकंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा ऑप्शन ए एंड बी भी गिवन है। तो ए को रिकंसिडर करो कि ए हो भी सकता है कि नहीं हो सकता। A country's ability to produce some good or a service at the lowest possible compared to the, उसने लिखा है compared to the other country। हाँ, तो एक के कंपैरेटिव में मैं लो कॉस्ट पे हूं। हाँ जी, तो आपका आंसर क्या है? आप डी करते हैं। आप क्या करते हैं बेटा? ऑनलाइन स्टूडेंट्स गिव मी योर चॉइस। आप क्या करते हैं? बी, बी। अब ऐसे मत बोले जाओ सारे जने। ऑनलाइन स्टूडेंट्स 9th बी कह रहे जी। ए में क्या ऑब्जेक्शन है? at the lowest possible cost compared to the comparative advantage produce some good or service at the lowest possible cost compared to the other countries। क्या गलत है इसमें? ये एब्सोल्यूट हो। बी क्या कह रहा है? अ कंट्रीज एबिलिटी टू प्रोड्यूस, देखो सब कुछ सेम है, अ सम गुड और सर्विस एट ए लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, लोएस्ट एंड लोअर का फर्क आ गया देखो, ठीक है। लोएस्ट मतलब कि आपके पास, लोएस्ट मतलब जितनी भी कंट्रीज है ना, उनमें से सबसे कम आपके पास है। तो जब जितनी भी कंट्रीज है सबसे कम आपके पास है, मतलब वो एब्सोल्यूट एडवांटेज। देखा, एक वर्ड ने आपका आंसर चेंज कर दिया। लोअर मतलब दूसरों के पास भी है, बट उसके कंपैरिजन में आपके पास कम है। लोएस्ट मतलब कि मेरे पास 10 बच्चे हैं, 10 में से लोएस्ट नंबर मेरे आए। Is that clear? Last, Ricardo explained the law of comparative advantage on the basis of labor theory। मैंने पहले बोला था, मेंशन उसने जरूर किया, बट अदरवाइज वो किसके ऊपर बेस्ड था? It was based upon labor। Online students, am I clear for this? यस मैम। चलो जी, एक चैप्टर हो गया। अब अगला चैप्टर जो है, अब इसमें आएंगी आपकी बहुत सारी डेफिनेशंस, आपके बहुत सारे टर्म्स, टैरिफ्स एंड नॉन टैरिफ। आज शुरू करना है कि कल? कल कर ले, नहीं आज करना है, थोड़ा सा 10 मिनट। कल एनी मैम की क्लास है अभी। अच्छा चलो, ऑनलाइन स्टूडेंट्स वी विल कंटिन्यू विद द यूनिट 2 टुमारो। एनी डाउट? हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी डाउट? Brinda, Anmol, am I clear? Rupinder, यस मैम। let me discuss with you all the answer key for your chapter 6। शेयर तो कर दी है, बट लेट मी डिस्कस द क्वेश्चंस। अभी मेरे पास टाइम है 3-4 मिनट। Common mistakes, just hold on and listen carefully।
कुछ बच्चे अपना नाम तक नहीं लिखते हैं। रुपिंदर, आज आप ऑफलाइन क्यों हो? आंचल आपका है। हाँ जी, आपके पास हम्म, पहला क्वेश्चन था 90% बच्चों ने ठीक किया, फिर भी गलत किया। कुछ ने 100% ठीक नहीं था। ड्यूरिंग डीप रिसेशंस क्राउडिंग आउट इज लाइकली टू happen as a private sector investment is already minimal, therefore there is a dash to crowd out, right? मैंने ये बताया भी था कि पेपर जब होगा सबसे पहला क्वेश्चन ही यही होगा, बट फिर भी अगर मैं ये ऑफलाइन वाले पेपर चेक करूं 5-6 बच्चों ने गलत किया। क्राउड आउट मतलब मैंने बाहर निकाल दिया। मैंने किसको बाहर निकाल दिया? प्राइवेट सेक्टर को। तो जो प्राइवेट सेक्टर स्पेंडिंग करेगा वो क्या होगा? इनसिग्निफिकेंट होगा। बट कई बच्चों ने लिखा सिग्निफिकेंट प्राइवेट स्पेंडिंग। दिस इज रॉन्ग, so the answer is going to be a insignificant private spending. According to Keynesian economics, when we have inflation and effective policy should not include what? पहला ऑप्शन था कॉर्पोरेट टैक्सेस, नो इट शुड नॉट इंक्लूड, क्योंकि इन्फ्लेशन है। और अगर मैं कॉर्पोरेट टैक्स को इंक्रीज कर दूंगी तो क्या होगा? प्रॉफिट मार्जिन आपका, राइट? एग्रीगेट डिमांड को डिक्रीज कर दूंगी, वो भी नहीं होगा। तो क्या है? शुड नॉट डू व्हाट? ये पहले वाले तो दो करनी है, पर तीसरे वाला क्या था? इंक्रीज गवर्नमेंट परचेज। क्योंकि जब मैं गवर्नमेंट परचेजेस इंक्रीज करूंगी, मेरे पास और ज्यादा पैसा मार्केट में सर्कुलेट हो जाएगा। ये जरूर ध्यान रखना है, ये जरूर ध्यान में रखना है कि एम आई टॉकिंग अबाउट नॉट और आई एम टॉकिंग अबाउट इन? एम आई टॉकिंग अबाउट करेक्ट और एम आई टॉकिंग अबाउट इनकरेक्ट? ओके, यहाँ पे नॉट टू बी इंक्लूडेड। मृत्युंजय, ओके, मैंने मेरे समझ लिया था आपका, तभी मैं आपको बोल रही हूँ, राइट? थर्ड क्वेश्चन सबके ऑलमोस्ट सबका ठीक था ये। विच ऑफ द फॉलोइंग फंड एट द टाइम ऑफ अनफोर्सीन कंटीजेंसी फंड? ये फायदा होता है जो आपको क्लास में बार बार रिपीट करवाया जाता है। द फॉलोइंग फिगर्स फिजिकल डेफिसिट आपका, तो फिजिकल डेफिसिट कईयों को डाउट हुआ कि मैम इट इज इक्वल टू बोरिंग्स, बट बोरिंग्स वाला ऑप्शन नहीं गिवन है यहाँ पे। तो यू नीड टू कैलकुलेट दैट इज टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स। तो उसके हिसाब से इसका आंसर कितना आता है? 24,000. Based upon the above data, find the revenue deficit of the country 4,500. Sixth question was a typing error. इसमें आना था which one of the following is not an objective of FRBM Act. बट ये तीनों ऑब्जेक्टिव्स थे, तो इसका आंसर डी आना था। क्वेश्चन नंबर 7 ऑलमोस्ट सबका ठीक है, दैट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। 8 भी सबका ठीक है, गुलेटिन इफेक्ट। 9 भी सबका ठीक है, 75। 10th में बच्चों ने गलत किया है। 10th क्वेश्चन क्या था? Which of the following is not a price intervention in the form of price control by the government? दो चॉइसेस थी इसमें, रेंट कंट्रोल एंड पोल्यूशन टैक्सेस। कई बच्चों ने इसमें लिखा पोल्यूशन टैक्स। पोल्यूशन टैक्स तो बेटा पिगोवियन टैक्स आपके पास है, पोल्यूशन के उसमें तो किया था, तो इसका मतलब वो गवर्नमेंट कर सकती है। गवर्नमेंट किसको चेक नहीं? प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर गवर्नमेंट कहाँ नहीं लगा सकती? रेंट पे। कभी आपने सोचा है गवर्नमेंट ने बोला हो कि आप इतना ही रेंट ले सकते हो, आप इससे ज्यादा नहीं ले सकते? This question was done wrongly by many. Question number 11 was क्योंकि क्लास में करवाया हुआ था, मॉरल हैजर्ड है। कंटीजेंट इफेक्ट है स्टेबलाइजेशन। 13th भी ठीक था, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम। 14th भी ठीक था। 15th रिटेल डायरेक्ट सिस्टम क्लास में बहुत अच्छे से करवाया गया था। आरबीआई है एंड देन फैसिलिटेट द इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 जो कि मोस्टली बच्चों ने गलत किए हैं। If the government applies contractionary fiscal policy during a supply side inflation, what is the likely result? बेटा सप्लाई साइड की बात कर रहे हैं, मतलब मेरे पास जितनी प्रोडक्शन होनी थी वो हो चुकी है, तो इसमें क्या होगा? इन्फ्लेशन है, बट आई विल हैव अ इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट एंड फॉल इन आउटपुट। प्लीज जब भी सप्लाई साइड होगा ना, तो आपने क्या है? स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? प्राइसेस राइज करते हैं, आउटपुट फॉल करता है और एम्प्लॉयमेंट भी फॉल करती है। अनएम्प्लॉयमेंट फॉल नहीं करती, अनएम्प्लॉयमेंट राइज करती है।
Mostly students have done it wrong. Next question number 17. A rise in unemployment began in January, but official data confirming the rise in released in April. Government response in May, जो भी था. तो इसमें कौन सा लैग था? Recognition लैग था. अरे भगवान, सबसे इजी क्वेश्चन फिर भी बच्चों ने गलत किया. Which of the following is considered as an automatic stabilizer? भैया, इकोनॉमी में शॉक आ गया है, इंस्टेबिलिटी आ गई है, ट्रबलेंस आ गई है, डिस्टर्बेंस आ गई है, तो ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम क्या करेगा? वो ये थोड़ी ना करेगा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग, वो तो एक प्लान्ड एक्सपेंडिचर हो गया. ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर मतलब जो ऑटोमेटिकली हमें पता है कि अगर मेरे को अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना है तो आई एम गोइंग टू डू इट लाइक दिस. एक्सपेंडिचर जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग तो प्लान्ड होगी ना, इंटेंशन होगी. वो तो आपके एसी का जो है वो फ्लक्चुएट करगी वोल्टेज, तो स्टेबलाइजर का काम क्या होता है? ऑटोमेटिकली सेट करना उसको. तो आपकी इकोनॉमी में इंस्टेबिलिटी आ गई है, ठीक है, तो ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर क्या है आपका? उसका दैट वी आर गोइंग टू फॉलो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम. ओके, एक्सपेंडिचर कभी भी ऑटोमेटिक नहीं होता. एक्सपेंडिचर जो ऑटोमेटिक होता है ना, वो अनप्लैंड होता है, और अनप्लैंड चीजें हम इकोनॉमिक्स में नहीं पढ़ते, राइट. उसके बाद व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एफआरबीएम एक्ट? ये भी आपका ठीक था सबका. 20th क्वेश्चन फिर से लोगों ने गलत किया, बच्चों ने. तो इन केस ऑफ अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस सच एज वॉर और नेचुरल कैलेमिटीज, कैन द एफआरबीएम टारगेट्स बी रिलैक्स्ड? यस, ठीक है, बट किसके? बाय इन्वोकिंग द एस्केप क्लॉज. आपके पास एक क्लॉज होता है, उसको इन्वोक करके, मतलब उसको जागृत करके, ठीक है, उसको जगाया, भैया उठ जा, अब तेरी जरूरत आ गई है. सो द आंसर इज सी. 21, कईयों ने कॉन्ट्रैक्शनरी किया. कॉन्ट्रैक्शन में नहीं है. क्राउडिंग आउट इफेक्ट किस में होता है? एक्सपेंशन में, जब मैंने अपने रिसोर्सेज को इंक्रीज करना होता है. आउटकम बजट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन कंसल्टेशन विद वेरियस मिनिस्टर्स. एंड एसेट बबल क्या होता है? अ रैपिड इंक्रीज इन एसेट प्राइसेस ड्रिवन बाय स्पेकुलेशन, ठीक है, क्योंकि स्पेकुलेशन क्या होता है? एक सडन राइज होता है. बबल जो टेम्परेरी नहीं बट सडन होता है, बट जब सडन होता है तो क्या होता है? बहुत ही खतरनाक होता है. वो देखे ना, उसमें आता है हरिकेन जो टाइप होता है ना, क्या बोलते हैं उसको? नहीं, पंजाब घमेरी क्या बोलते हैं उन्हें? घुमन घमेरी है ना, इंज इंज करके घूमता है. सो वो एकदम से आता है और नुकसान करके चला जाता है, तो वो बबल एसिड. एकदम से वर्ड क्या करना है? स्पेकुलेटिव, ठीक है ना. रैपिड टेम्परेरी तो होता है, बट तो टेम्परेरी क्या है? वर्ड उसके साथ क्या रिलेटेड है? सडन. बबल का जो करेक्टरिस्टिक, ठीक है, राइट. विद दिस योर क्लास इज ओवर टुडे. टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद यूनिट 2. जोश और होश संभाल के आना, क्योंकि कल इट इज ओनली डेफिनेशंस, और वो डेफिनेशंस में क्या क्या सिल्वर लाइनिंग डिफरेंस है वी विल कंटिन्यू. ओके, ऑल द बेस्ट.